हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत बेहतर होंगे। और इससे पहले की क्लास में आपको मैंने आर्टिकल 62 तक पर बात किया था कि राष्ट्रपति की जब पद मुक्ति हो जाएगी तो उसके बाद की परिस्थितियां क्या होंगी। चलिए, आज हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं ये क्या है, इनसे रिलेटेड आज हम लोग टॉपिक करेंगे। तो हमें पढ़ना है आज राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां, देखिए राष्ट्रपति में ना कई सारी शक्तियां होती हैं, तो वो शक्तियों को थोड़ा सा हम लोग वर्गीकृत करके पढ़ेंगे कि अलग अलग हिस्सों में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां यहाँ है, कुछ शक्तियां वहां, वैसे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति की शक्तियों में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जिसे हम लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्तियां, है ना। जैसे अभी मैंने कहा आपसे कि जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, ये राष्ट्रपति की शक्तियों को अलग अलग कैटेगरी में करके हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम राष्ट्रपति की जो शक्तियों को पढ़ रहे हैं, कौन सी पढ़ रहे हैं, कार्यपालिका की शक्तियां पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति की कार्यपालिका, कार्यपालिका शक्ति। तो राष्ट्रपति में कार्यपालिका के लिए कौन सी शक्ति होती है, कार्यपालिका की कौन सी शक्ति होती है, चलिए समझते हैं। आपको ध्यान होगा कि हमने आर्टिकल 53 पर बात किया था, है ना। किसी को याद है आर्टिकल 53 क्या कहता है? आर्टिकल 53 कह रहा था कि राष्ट्रपति की जो शक्ति होगी, मतलब राष्ट्रपति में एक शक्ति निहित होगी और वो शक्ति किसकी होगी, कार्यपालिका की शक्ति होगी। यानी हम कहेंगे कि संघ की जो कार्यपालिका है, संघ की कार्यपालिका, कार्यपालिका की जो शक्ति होगी, ये शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति में निहित होगी। ये आपने पीछे देखा था। ठीक है, तो ये भी कार्यपालिका की शक्ति है। बात समझ में कि राष्ट्रपति की जो भी शक्तियां होंगी वो संघ की कार्यपालिका की शक्तियां होंगी। यानी संघ की कार्यपालिका की जो भी शक्तियां, जो भी पावर है, वो किसके पास होंगी, राष्ट्रपति में होंगी। स्पष्ट हुआ? तो ये कार्यपालिका की शक्ति, हमने इस पर बात किया था पीछे। उसके बाद एक आर्टिकल है, आर्टिकल 74, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। आर्टिकल 74 क्या कहता है? आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए तथा राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। एक मंत्री परिषद होगा, एक मंत्री परिषद होगा, ये कह रहा है आर्टिकल 74। और इस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा, इसका हेड कौन होगा? तो इसका हेड होगा प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। ठीक है, पीएम। तो जो मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देगा, उस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। बात समझ में? अब इसमें एक अमेंडमेंट किया गया, 42वां संविधान संशोधन किया गया, 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आपको ये डेट मालूम होगा, 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। और इसके दौरान ये कहा गया कि जो प्रेसिडेंट है, यानी राष्ट्रपति जो है, ये मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेंगे। मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। ठीक है, अब उसके बाद अब देखिए, जैसे मंत्री परिषद जो सलाह देगा, क्या राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बातें हैं कि नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, यहां मंत्री परिषद की सलाह राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य थे। ठीक है, यहां पे क्या कंडीशन थी कि राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह पूरी तरीके से माननी पड़ती थी। लेकिन फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, ये भी आपको मालूम है कि 1978 में हुआ। और इस संशोधन के जरिए राष्ट्रपति को ये छूट मिली
राष्ट्रपति को ये पावर मिला कि राष्ट्रपति ये जो मंत्री परिषद सलाह देगा, है ना, इस सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यानी अभी तक क्या कहानी थी 42वें संविधान संशोधन के जरिए कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम करेगा, लेकिन अगर मंत्री परिषद ने कोई सलाह दे दिया तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य थे। स्पष्ट हुआ। लेकिन फिर 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें राष्ट्रपति को यह पावर दिया गया कि एक बार वो पुनर्विचार के लिए फिर से मंत्री परिषद को वो सलाह लौटा सकते हैं, वो परामर्श लौटा सकते हैं। लेकिन पुनर्विचार के बाद फिर से वो सलाह मानने के लिए बाध्य है। बात समझ में? ठीक है। यानी एक बार राष्ट्रपति के पास इतना पावर है कि वो एक बार जो मंत्री परिषद सलाह देगा उस सलाह को वो लौटा सकते हैं कि भाई इसको लेके जाओ, एक बार इस पे पुनर्विचार कर लो। बात समझ में? लेकिन अगर लौटा करके वो मंत्री परिषद ने वो सलाह वापस से भेज दिया है तो राष्ट्रपति अब उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है। बात समझ में? और एक बात ध्यान रखेंगे कि यहां पे इस सलाह की कोई न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। इस चीज की कोई न्यायिक समीक्षा नहीं होगी कि ये सलाह क्यों है, कैसे है, इसको हम लोग कोर्ट में चुनौती दे दें, ऐसा कुछ नहीं होगा। बात समझ में? तो आर्टिकल 74 की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 74 कह रहा है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा ये प्रधानमंत्री हो गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में बताया गया कि राष्ट्रपति जो मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य कर रहा है, मंत्री परिषद ने जो भी सलाह दिया वो मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के दौरान राष्ट्रपति को इतनी वरीयता मिली कि वो एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्री परिषद को वापस सलाह लौटा सकता है, और अगर पुनर्विचार के बाद एक बार फिर से वही सलाह वापस आ गया है तो राष्ट्रपति फिर उसे मानने के लिए बाध्य है। बात समझ में? ये कहता है आर्टिकल 74। उसके बाद एक आर्टिकल और समझेंगे। अच्छा, ये जो सारी चीजें बताई जा रही है कार्यपालिका की शक्ति। अच्छा, यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये देखेंगे आप, यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन सब फेज में कि मंत्री परिषद के इर्द गिर्द ही राष्ट्रपति की शक्तियां सिमट जा रही है ना। यही वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो ये चीज बताता है कि भारत में जो राष्ट्रपति है, ये पद, ये नाम मात्र की कार्यपालिका है, नाम मात्र की कार्यपालिका है। और भारत में जो वास्तविक कार्यपालिका है ये प्राइम मिनिस्टर है, वास्तविक कार्यपालिका। अभी इस पे हम आगे भी बात करेंगे, वास्तविक कार्यपालिका। क्योंकि अंततः अगर आप देखेंगे तो अंततः जो कार्यपालिका की ये शक्ति है, ये शक्ति कहाँ है? मंत्री परिषद के पास। क्यों? क्योंकि अगर मंत्री परिषद ने वापस लौटा दिया प्रेसिडेंट को एक बार पुनर्विचार के बाद भी, तो अब राष्ट्रपति उसको मना नहीं कर सकते। अब राष्ट्रपति उस सलाह को मानेंगे ही मानेंगे। बात समझ में? तो मंत्री परिषद के ही लगभग इशारों पर आप राष्ट्रपति को काम करते हुए देख पा रहे हैं। इसलिए आपको यहां से समझ में आएगा कि प्राइम मिनिस्टर जो है, तो प्राइम मिनिस्टर क्यों मैं कह रहा हूं, मंत्री परिषद क्यों नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मंत्री परिषद का हेड है कौन? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर जो है ये इंडिया में वास्तविक कार्यपालिका है, जबकि राष्ट्रपति साहब जो है ये यहाँ पे नाम मात्र की कार्यपालिका है। ठीक है। अब देखते हैं एक आर्टिकल, अगला आर्टिकल है आर्टिकल 77। आर्टिकल 77 क्या कह रहा है? आर्टिकल 77 कह रहा है कि भारत सरकार के सभी कार्यपालिका के कार्य, भारत सरकार के सभी कार्यपालिका के कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। ठीक है। ये कह रहा है आर्टिकल 77 कि भारत में जितने भी कार्यपालिका के, भारत सरकार के जितने भी कार्यपालिका के हैं वो सब किसके नाम पे माने जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम से माने जाएंगे। बात समझ में?
यानी भारत सरकार की जो सभी कार्यपालिका के कार्य होंगे, कार्यपालिका की जितनी कार्य होंगे, वो सारे के सारे कार्य किसके नाम पर माने जाएंगे? राष्ट्रपति। यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। बात समझ में? क्योंकि वास्तविक रूप से कार्य करेगा कौन? मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे वास्तविक कार्यपालिका है, जबकि राष्ट्रपति जो है यहाँ पे नाम मात्र की कार्यपालिका है। तो ये है कुछ कार्यपालिका की शक्तियां, और कुछ शक्तियों को हम समझते हैं। तो आर्टिकल 77 आपने देखा। आर्टिकल 77 में क्या कहा गया है कि जितने भी कार्य आपके भारत सरकार की कार्यपालिका के द्वारा होगा, वो सारे कार्य किसके नाम से माने जाएंगे? वो माने जाएंगे राष्ट्रपति के नाम से। अब एक और कार्यपालिका की शक्ति देखते हैं एक और आर्टिकल में, आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 क्या कहता है? आर्टिकल 78 कहता है कि जो राष्ट्रपति है, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति साहब प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री से प्रशासन, विधि निर्माण से, ये इनकी भी मतलब प्रधानमंत्री से अगर इन संबंधों में कि जैसे प्रशासन से संबंधित या विधि निर्माण से संबंधित, विधि निर्माण से संबंधित या विधि से संबंधित कह लीजिए, से संबंधित अगर कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो प्रधानमंत्री से इनके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में? तो राष्ट्रपति प्रशासन के मामले में या विधि निर्माण से संबंधित कोई भी जानकारी किससे ले सकते हैं? तो ये जानकारी प्राइम मिनिस्टर से यानी पीएम से मांग सकते हैं। और यहां पे प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटी होगी, प्राइम मिनिस्टर का ये कर्तव्य होगा कि वो ये जानकारी उपलब्ध कराए। जानकारी को उपलब्ध कराना प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी होगी। बात समझ में आई? ठीक है। तो आर्टिकल 78 राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति दे रहा है? कार्यपालिका की ही ये शक्ति है। और कौन सी शक्ति है? वो ये है कि राष्ट्रपति अगर प्रशासन से संबंधित कोई भी जानकारी चाह रहा है या विधि निर्माण से संबंधित कोई भी जानकारी चाह रहा है, तो वह जानकारी प्राइम मिनिस्टर से वो सीधा मांग सकता है, और प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटी होगी कि वो जानकारी को उपलब्ध कराए, राष्ट्रपति को दे। स्पष्ट हुआ? ठीक है। अब इसमें एक और बात कही गई है 78 में कि जो राष्ट्रपति बहुत सारे लोगों को पदमुक्त करते हैं और बहुत सारे लोगों को नियुक्त करते हैं। कौन कौन से लोग हैं, कैसे हैं, चलिए देखते हैं। देखें, राष्ट्रपति साहब प्राइम मिनिस्टर को यानी प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। बात समझ में? ठीक है। अच्छा, प्रधानमंत्री को एक चीज ध्यान रखेंगे कि प्रधानमंत्री जो होते हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री जो होते हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहेंगे, यानी कि जब तक राष्ट्रपति खुश रहेंगे तब तक प्राइम मिनिस्टर के पद पे रहेगा। अगर राष्ट्रपति नाखुश हो जाएंगे तो वो प्राइम मिनिस्टर को पद से हटा देंगे। ये जितना मैं आसानी से कह रहा हूं, इतना आसान प्रोसेस नहीं होता है। ये पूरी शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में नहीं होती कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के किसी बात से नाखुश हो गए तो वो प्राइम मिनिस्टर हटा देंगे, ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे जो लॉजिक है, जैसे मान लेते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए जो संसद होती है, सदन होती है, उसमें इनको अपना पूर्ण बहुमत साबित करना पड़ता है। अगर ये पूर्ण बहुमत साबित नहीं कर पाए तो उस परिस्थिति में ये बात है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पद से उनको मुक्त करेंगे। और ये स्थिति ही कही गई है, यहाँ एक्सप्लेन किया गया है इसी चीज को कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत प्रधानमंत्री का पद बना रहता है। बात समझ में? ठीक है। तो प्रधानमंत्री इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर, यानी पीएम के परामर्श पर। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है। मंत्रिपरिषद के मेंबर की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर के उस पर परामर्श पर। अगला, राज्यपाल।
ठीक है, उपराज्यपाल, उपराज्यपाल और प्रशासक, प्रशासक, इन सब की जो पद नियुक्ति है वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। बात समझ में आई? और देखिए हाई कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, न्यायाधीश है, न्यायाधीश है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे कि इनकी नियुक्ति या पद मुक्ति का जो कंडीशन है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो ये सीजीआई से परामर्श लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये बात कहाँ लिखी गई है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति सीजीआई के परामर्श से होगी। ये कहाँ लिखा गया? ये लिखा गया आर्टिकल 124 में बताया गया, 124 में कहा गया। और हाई कोर्ट के जज की जो नियुक्ति होती है, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये इनका जो शायद मैं बोलूं शायद राज्यपाल, राज्यपाल इनकी पदमुक्ति होती है। थोड़ा सा मेरे डाउट में छोड़ देते हैं इसको, आपको मालूम होगा तो कमेंट करना। तो हालांकि इनकी जो राज्यपाल से शायद परामर्श होता है इनकी इसके लिए नियुक्ति के लिए। ठीक है, लेकिन बाकी अगर इनके आप, और ये 217 में मेंशन है, मैं थोड़ा आर्टिकल भूल गया, आप छोड़ दीजिए इसको, अगर आपको ध्यान होगा तो आप देख लीजिएगा एक बार। चलिए, तो ये है आर्टिकल 78। और बहुत सारी पद हैं उनको उनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, जैसे जैसे एजीआई हो गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसे हम लोग क्या कहते हैं? महान्यायवादी, महान्यायवादी, इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। बात समझ में? और लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये प्राइम मिनिस्टर के, ये प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत ही रहते हैं ये भी। ठीक है, और जैसे सीएजी हो गया, कैग हो गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं इसको, है ना। तो इसकी भी जो पद मुक्ति होती है, ये सॉरी जो इसकी नियुक्ति होती है ये कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और जो यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं, यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं, ठीक है, अध्यक्ष जिसको कहेंगे, इनकी भी जो नियुक्ति होती है कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। बस उसमें तो ये आप ध्यान रखेंगे कि इनकी जो नियुक्ति होती है इनमें से बहुत सारे लोगों की पदमुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। बहुत सारे लोगों की पदमुक्ति राष्ट्रपति भी करेंगे और नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। और इसके साथ साथ आप ध्यान रखेंगे कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, निर्वाचन आयुक्त है, इसकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो ये इतने लोगों की नियुक्ति जो करेंगे ये कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। एकदम स्पष्ट हुआ यहां तक? ठीक, अब उसके बाद थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी हैं। देखिए, राष्ट्रपति की ये थी कार्यपालिका की शक्तियां, अब हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों को देखते हैं। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, कि न्याय देने वाले फेज में राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं यही समझना हमें। ठीक है, तो सबसे बड़ी शक्ति जो न्यायिक फेज में होती है वो ये होती है क्षमादान की शक्ति, पार्डन की शक्ति। बात समझ में? जो आर्टिकल 72 में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 72 में क्या है? आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति दी गई है। क्षमादान की शक्ति दी गई। ठीक है, यानी राष्ट्रपति, अगर कोई व्यक्ति है उसने कोई अपराध किया और उस अपराध के चलते उसको एक सजा दी गई, और उस सजा को माफ करने की या उस सजा को कम करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और ये मेंशन कहा है आर्टिकल 72 में। अब देखते हैं राष्ट्रपति के पास ये जो क्षमादान की शक्तियां है ना, ये 5 रूपों में है। ठीक है, ये 5 रूपों में है। कौन कौन से रूप है इसके? देखिए, पहली चीज क्या है? पहली चीज जो है ये है क्षमा। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई अपराधी है एक्स, ये एक अपराधी है और इस अपराधी को कोई भी सजा मिल जाए, जैसे मान लेते फांसी की सजा मिल गई है, ठीक है,
अब ये व्यक्ति एक्स क्या करेगा, एक लेटर के जरिए गृह मंत्रालय में, होम मिनिस्ट्री में क्या करेगा, वो अपनी अर्जी पहुंचाएगा, अपनी याचिका पहुंचाएगा, और होम मिनिस्ट्री से फिर वो पहुंचेगा प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति इस पे विचार करेंगे। अगर परिस्थितियां ऐसी हुई कि उस व्यक्ति के क्षमा को, उस व्यक्ति के सजा को माफ करना ज्यादा उचित है, तो राष्ट्रपति तार्किक रूप में सारे समझबूझ के साथ उसे सजा से पूर्ण रूप से मुक्त कर देंगे। ये ध्यान रखना, ये पूर्ण क्षमा होती है। ये जो शक्ति है प्रेसिडेंट के पास, ये पूर्ण क्षमा की है। कोई भी सजा हो, ध्यान रखिएगा, कोई भी सजा हो, उस सजा को प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति क्षमा के जरिए पूरी तरीके से समाप्त कर सकते हैं कि भैया तुम्हारी सजा, ये जो फांसी की सजा थी ये खत्म हो गई, या फिर मान लेते हैं आजीवन कारावास थी वो खत्म हो गया, या 7 साल की जेल थी ये खत्म हो गया। तो राष्ट्रपति के पास क्षमादान की जो पहली शक्ति है वो क्षमा की है, जिसमें पूर्ण क्षमा का कंसेप्ट आता है कि राष्ट्रपति उस अपराधी को पूरी तरीके से क्षमादान दे देंगे, उसकी पूरी सजा ही खत्म हो जाएगी। बात समझ में? क्षमादान की जो दूसरी शक्ति है यह है लघुकरण की। लघुकरण में क्या होता है कि जो सजा होती है ना, सजा की प्रकृति जो होती है बदल दी जाती है। ठीक है, लघुकरण में यहां क्या होता है, सजा की प्रकृति बदल दी जाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, किसी को अगर मृत्यु दंड मिला था तो इसको क्या चेंज कर देंगे राष्ट्रपति साहब, इसको कर देंगे आजीवन कारावास, है ना। तो आप यहां देख पा रहे हैं कि ये जो सजा का नेचर है वो चेंज कर दिया गया। बात समझ में आई? अब दूसरा जो होता है, तीसरा, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की जो तीसरा पावर होता है इसे कहते हैं परिहार्य। और परिहार्य में क्या होता है, परिहार्य का मतलब होता है कि जो सजा है उस सजा की जो प्रकृति है ये बिना बदले सजा को कम कर देना। ठीक है, ध्यान रखिए, इसमें प्रकृति बिना बदले सजा को कम करना। ठीक है, यानी परिहार्य, अगर क्षमादान की तीसरी ये शक्ति का अगर प्रेसिडेंट प्रयोग करेंगे परिहार्य का, तो उसमें जो सजा का नेचर ये नहीं बदला जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि जेल की सजा हुई थी उसको, ठीक है, मान लेते हैं 14 वर्ष का जेल मिला था उसको, 14 वर्ष का कारावास मिला था। अब प्रकृति नहीं चेंज करेंगे, कारावास मिला है तो कारावास ही रहेगा, लेकिन क्या होगा कि जहां 14 वर्ष था अब हम मान लेते हैं 10 वर्ष की सजा होगी उसको। ठीक है, तो परिहार्य में क्या होता है, परिहार्य में प्रकृति को बिना बदले सजा को कम कर दिया जाता है। चौथे जो क्षमादान की शक्ति होती है इसे कहते हैं विराम। इसे क्या कहेंगे, विराम कहेंगे। ठीक है, और विराम में क्या होता है, विराम में ये होता है कि विशेष कारण से अगर जो कोई सजा है उस सजा को मना कर देना। ठीक है, मतलब बहुत स्पेशल कारण रहेगा और उस स्पेशल कारण से सजा जो रहेगी इसको कम कर देना। ठीक है, मना नहीं, कम कर देना। विशेष कारण से सजा कम कर देना, बहुत कम कर देना। ठीक है, ये विराम होता है। स्पष्ट हुआ? और एक लास्ट होता है प्रतिलंबन। जो क्षमादान की पांचवी शक्ति है वो है प्रतिलंबन। ठीक है, अब जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों ऐसे, तो देखिए मान लेते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मान लेते हैं एक साइंटिस्ट। अब इस साइंटिस्ट से किसी भी रीजन से एक ऐसा अपराध हो गया जिस अपराध में अब इसको फांसी की सजा मिल गई या आजीवन कारावास की सजा मिल गई, और ये साइंटिस्ट ऐसा था जो देश के लिए एक ऐसा व्यक्ति हो सकता था जो देश को बहुत ऊंचे ऊंचाइयों पे लेके जाए, देश का नाम बहुत ऊंचे स्तर पर रोशन करे। तो अब ऐसे फेज में, ऐसी परिस्थितियों में इनका उपयोग हो सकता है। बात समझ में? अभी फिलहाल जब हम लोग इस क्षमादान की आलोचना देखेंगे, क्षमादान का महत्व देखेंगे, तभी बात समझ जाएंगे। ठीक है, तो प्रतिलंबन क्या है? प्रतिलंबन में दंड को स्थगित कर दिया जाता है, दंड को रोक दिया जाएगा, यानी स्थगित कर दिया जाएगा। बात समझ में? ठीक है, तो दंड को स्थगित करना प्रतिलंबन होता है। और राष्ट्रपति के पास क्षमादान की ये कुल 5 प्रकार की शक्तियां हैं। लेकिन क्या ये शक्तियां राष्ट्रपति स्वविवेक से लेंगे क्या? तो आप कहेंगे नहीं, राष्ट्रपति ये कोई भी शक्ति का प्रयोग अपने स्वविवेक से नहीं करेंगे। ध्यान रखेंगे कि इसका प्रयोग
इसका प्रयोग, ध्यान रखेंगे कि ये स्वाभाविक से नहीं होगा, इन शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर होगा। बात समझ में? ये किस पे होगा? मंत्री परिषद की सलाह पर होगा। और ये सलाह मानने के लिए बाध्यकारी है कि नहीं है? बाध्यकारी है। बात समझ में? मंत्री परिषद की सलाह को प्रेसिडेंट मानने के लिए बाध्यकारी है। स्पष्ट हुआ? और ये कैसे बाध्यकारी हुए थे? आपको याद होगा कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, है ना? फिर एक बार पुनर्विचार का मौका मिला था 44th में। बात समझ में? तो एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मंत्री परिषद ने अगर वापस कर दिया कि नहीं भाई जो सलाह है, परामर्श है, ठीक है, तो उनको मानने के लिए राष्ट्रपति साहब बात है। यहां तक समझ में आया? अब देखते हैं, यहां कुछ फैक्ट समझते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट ने ये जो शक्ति का प्रयोग किया है, क्षमादान की शक्ति, ठीक है, इसकी जो न्यायिक समीक्षा ये नहीं हो सकती, न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। मतलब अगर प्रेसिडेंट साहब ने किसी को भी इनमें से कोई एक शक्ति का प्रयोग करके उसकी सजा को कम कर दिया या उसकी सजा को रोक दिया या उसकी सजा की प्रकृति को बदल दिया, तो ये कोर्ट में कोई जाकर के उसके खिलाफ डिबेट नहीं कर सकता, मुकदमा नहीं कर सकता कि प्रेसिडेंट साहब ऐसा क्यों किए हुए। बात समझ में? लेकिन अगर राष्ट्रपति साहब की इस शक्ति का प्रयोग अतार्किक है, भेदभावपूर्ण है या किसी राजनैतिक पार्टी के फायदे के लिए है, तो ये जो निर्णय, इनमें से कोई भी निर्णय अगर प्रेसिडेंट साहब लिए हैं, तो निर्णय तक पहुंचने के पीछे का जो कारण है कि प्रेसिडेंट साहब मान लेते हैं कि किसी को पूर्ण क्षमा दे दी, ठीक है, एक व्यक्ति है एक्स और इस व्यक्ति को मिली थी फांसी की सजा, ठीक है, प्रेसिडेंट साहब मंत्री परिषद की सलाह को मानेंगे और उसकी वजह से इसको क्षमा कर दिए, पूर्ण रूप से क्षमा कर दिए, तो उनके इस निर्णय की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी कि उन्होंने, प्रेसिडेंट साहब ने इसको क्षमा करने का निर्णय ले लिया है, तो इस बात की समीक्षा न्यायिक रूप में नहीं होगी। लेकिन वो इस निर्णय को क्यों लिए, न्यायिक इसको पूरी तरीके से क्षमा करने के लिए, उस निर्णय के पीछे क्या क्या कारण रहे होंगे, इस पीछे जो कारण होंगे, इन कारणों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, बात समझ में? और ध्यान रखेंगे कि 3 शब्द, धार्मिक, राजनैतिक और जातिगत, अगर इनसे संबंधित किसी दबाव में आकर के मंत्री परिषद ने सलाह दिया है, तो भी राष्ट्रपति की जो ये निर्णय होगी कि उसको क्षमा किया जाए या उसका लघुकरण किया जाए या परिहार्य किया जाए, विराम कुछ भी किया जाए, तो उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। बात समझ में आई? यहां तक की चीजें स्पष्ट हुई, ठीक? अब देखिए, जो क्षमादान की शक्ति है ना, क्षमादान की शक्ति कहीं ना कहीं थोड़ी आपको दिखाई देगी कि बहुत अच्छी भी नहीं है और कहीं दिखाई देगी कि बहुत अच्छी भी है। तो जरा हम समझते हैं कि इसकी आलोचना और इसके महत्व क्या क्या है। सबसे पहले हम आलोचना समझते हैं। आलोचना में पहला पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है वो यही है कि इससे अगर राष्ट्रपति साहब क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो इससे जो हमारी न्यायपालिका को कहीं ना कहीं ये फील होता है कि एक गलत व्यक्ति को, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ये न्यायालय की अवमानना होती है, ठीक है। अब न्यायालय की अवमानना कैसे होगी, न्यायालय की गरिमा के खिलाफ कैसे होगा? एक व्यक्ति है एक्स, इसने कोई गुनाह किया, कोई अपराध किया, उस अपराध को कोर्ट में सिद्ध किया गया, सिद्ध करने के बाद न्यायपालिका ने उस पर निर्णय सुनाया कि भाई साहब इस गलती के लिए इनको फांसी की सजा मिलेगी। लेकिन किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति साहब ने अपने मंत्री परिषद की सलाह के कारण उसको क्षमादान में कोई भी उसको इनमें से एक निर्णय लेकर के उसकी फांसी को कम कर दे रहे हैं या फिर उसकी फांसी खत्म कर दे रहे हैं, तो ये न्यायपालिका के निर्णय की गरिमा के खिलाफ। तो पहली आलोचना आप ये देखने को पाएंगे। दूसरी चीज आप ये देखने को पाएंगे कि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, इसका दुरुपयोग भी कर सकता है। जैसे दुरुपयोग कैसे करेगा? मान लेते हैं कि एक जैसे धार्मिक कोई व्यक्ति है, बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति है एक्स, और इसको
इसी धर्म के लोगों का एक बहुत लंबा चौड़ा सपोर्ट है। ठीक है, अब ये किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, ये व्यक्ति किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है और ये पार्टी वर्तमान समय में सत्ता में है। मान लेते हैं ये पार्टी वर्तमान समय में कहां है, सत्ता में। अब इस व्यक्ति एक्स ने एक ऐसा गुनाह कर दिया है जिसको प्रूफ भी किया जाएगा और उसको फांसी की सजा मिलेगी, तय है। अब सत्ता में बैठी हुई पार्टी मंत्री परिषद की सलाह के जरिए प्रेसिडेंट से इस फांसी को मान लिया खत्म करवा दिया। जब प्रेसिडेंट से इस फांसी को खत्म करा देगा तो आप देखेंगे कि ये वोट बैंक के चलते, क्योंकि जैसे स्वाभाविक सी बात है, अब इस व्यक्ति एक्स को उस खास धर्म के लोगों का एक लंबा चौड़ा सपोर्ट है। इसका मतलब ये सभी धर्म के व्यक्तियों के लिए, इसी धर्म के केवल व्यक्तियों के लिए ये जैसे ही मुक्त होगा तो पार्टी तुरंत उसके लिए वोट बैंक का बढ़िया काम करेगी। बात समझ में? तो इस फेज में अगर आप देखेंगे तो दुरुपयोग भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसकी आलोचना है, लेकिन इसके बहुत सारे महत्व भी हैं। इसके बहुत सारे महत्व हैं। जैसे महत्व में पहला पॉइंट ये ध्यान रखेंगे कि अगर न्यायपालिका से कोई भूल हो चुकी है तो उस भूल को सुधारने का ये एक मौका हो सकता है कि न्यायपालिका किसी कारणवश से वो एक ऐसे व्यक्ति को सजा तक पहुंचा चुकी है जो वास्तव में दोषी नहीं है। तो अब ऐसे परिस्थिति में क्षमादान के प्रयोग से इस भूल को सुधारने का एक मौका मिल सकता है। बात समझ में? दूसरी चीज ये देखेंगे कि बहुत अगर योग्य व्यक्ति है कोई, अगर कोई योग्य व्यक्ति है और उस योग्य व्यक्ति से कई समाज के कई हिस्सों का बहुत भला हो सकता है, समाज में कुछ बहुत व्यापक स्तर पे अच्छा हो सकता है, लेकिन इसने कुछ ऐसा कर दिया है कि ये इसको सजा मिलना तय है, अनिवार्य है। अब ऐसे व्यक्ति को समाज के लिए, देश के लिए बचाना जरूरी है। तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति साहब उसको क्षमादान दे करके इस व्यक्ति को बचा सकते हैं, जिससे समाज के बहुत सारे वंचित वर्गों को अगर लाभ मिलना हो तो वो मिल जाए। तो कुछ बुराइयां तो हैं, कुछ कमियां तो ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसके अपने खुद के महत्व भी हैं। बात समझ में? तो ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां होंगी। एक राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति और भी देखेंगे। अच्छा, वो शक्ति इसी में है कि यहाँ पे जो राष्ट्रपति है ये उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। वो लिखा हुआ है आई थिंक 143 में, आर्टिकल 143 कहता है कि प्रेसिडेंट उच्चतम न्यायालय से यानी सुप्रीम कोर्ट से क्या करेंगे, किसी भी चीज पे परामर्श ले सकते हैं। ठीक है, किसी टॉपिक पे अगर परामर्श लेना चाहें तो परामर्श ले सकते हैं, लेकिन ये परामर्श मानने के लिए क्या वो बाध्यकारी हैं? तो यहाँ पे वो बाध्यकारी नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये है राष्ट्रपति की शक्तियां। अभी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां भी बची हैं, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति बची हुई है, तो वो करते हैं हम लोग अगले क्लास में। आज के लिए इतना है।